चंदा और सुरेश की अभी नई नई शादी हुई थी। सुरेश गांव में प्रधान था और गांव वालों की नज़रों में उसकी बड़ी इज्जत थी। गांव वाले उसे बहुत सभ्य और ईमानदार इंसान समझते थे। लेकिन एक दिन सुरेश के घर के सामने पुलिस की जीप खड़ी थी। गांव के कुछ लोगों ने सुरेश के सामने पुलिस की गाड़ी देखकर गांव भर में हल्ला मचा दिया। थोड़ी देर बाद सभी गांव वाले सुरेश के घर के बाहर खड़े थे और पुलिस वाले सुरेश को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए थे। पुलिस वालों के जाने के बाद चंदा अपने द्वार पर ही बैठी रही और रो रो के कहने लगी, मेरे पति कभी कोई बेईमानी का काम कर ही नहीं सकते। उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। वो तो हमेशा सबको जागरूक करते थे कि लोगों को हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। चंदा की बातें सुनकर गांव वालों ने चंदा को चुप करते हुए कहा, अरे चंदा बहन, पुलिस वालों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमारे सुरेश भाई कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। चंदा, तुम चुप हो जाओ। अगर सुरेश भाई साहब ने कोई बेईमानी नहीं की है तो उनको न्याय मिलेगा और पुलिस उन्हें रिहा कर देगी। ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी ऐसे नहीं चलेगी। ऐसे कैसे बिना सबूत के मेरे पति को गिरफ्तार करके ले गए हैं? चंदा, तुम चिंता मत करो। सभी लोग चंदा को दिलासा देकर अपने अपने घर चले गए। लेकिन चंदा बहुत उदास थी। उसे घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंदा कुछ दिन तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती है, लेकिन उसके बहुत हाथ पैर मारने पर भी पुलिस ने उसे रिहा नहीं किया। एक दिन वो पुलिस थाने से घर लौट रही थी, तभी उसे उसकी पड़ोसन रूबी मिली और बोली, अरे बहन, आखिर कब तक इस तरह पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहोगी? क्या करूं बहन, मेरी जिंदगी में तो भूचाल आया हुआ है। जब पुलिस वाले सुरेश को मुझसे दूर ले गए, तब से घर में मुझे सब कुछ सूना सूना लग रहा है। न जाने किस हाल में उन्होंने सुरेश जी को रखा होगा। रिश्वत के झूठे केस में मेरे पति को बेमतलब जेल में बंद कर रखा है। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं करता। मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे पति जंग में शहीद हो गए थे तब मुझे संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे कपिल जी को तो मुझसे दूर हुए बहुत साल हो गए, लेकिन मैंने इस कड़वी सच्चाई को अपना लिया है और अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर दिया है। चंदा को जब रूबी की कहानी के बारे में पता चला तो वो और भी ज्यादा भावुक होकर बोली, बहन, मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे पति कहीं भी है लेकिन जिंदा है। मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे केवल मेरा ही दुख बहुत बड़ा लग रहा था, पर तुम तो अपने दिल पर पत्थर रखकर जी रही हो। बहन, अभी इसे याद करके कोई फायदा नहीं। अगर मैं तुम्हारी तरह इस समय में रुक जाती तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाती। मुझे मेरे 2 बच्चों का पालन पोषण भी करना था और कपिल जी के जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, इसलिए मैंने खुद इस तरह बदल दिया। बहन, तुम में बहुत हिम्मत है। मैं तो केवल खुद को ही नहीं संभाल पा रही हूँ और तुम अपने साथ 2 बच्चों और घर को अकेले संभाल रही हो। ये बहुत गर्व की बात है। मुझे मेरे घर में बहुत अकेलापन महसूस होने लगा है। आखिर इस मुश्किल घड़ी में एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आता है। जब भी तुम्हें घर में अच्छा ना लगे तब तुम मेरे घर चली आना। इसमें तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और मुझे भी खुशी होगी। रूबी चंदा को बहुत समझाती है और रूबी की बातें सुनकर चंदा के दिमाग पर कुछ इस प्रकार प्रभाव पड़ा कि वो अब नकारात्मक सोच छोड़कर थोड़ा थोड़ा खुश रहने की कोशिश करने लगती है। एक दोपहर चंदा रूबी के घर पहुंची। रूबी अपने मंचूरियन का सामान तैयार कर रही थी। वो बाजार में ग्रेवी मंचूरियन बेचने का काम किया करती थी, जिससे उसका घर चलता था। रूबी चंदा को घर के भीतर आते हुए देखकर बोली, आओ चंदा बहन, आओ और बताओ कैसे आना हुआ? बस बहन, तुम्हारी याद आई तो मैं चली आई। वैसे आप क्या कर रही है? मैं मंचूरियन बनाने का सामान तैयार कर रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बाजार में सबसे बिकने वाला फास्ट फूड मंचूरियन ही है। अच्छा, ऐसी बात है तो लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। मुझे भी मंचूरियन बनाना सिखाइए, मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अरे चंदा, तुमसे नहीं होगा। तुम आराम से बैठो और मुझसे बातें करो। नहीं बहन, लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम वैसे भी घर का काम फिर उसके बाद बाजार का काम करके बहुत थक जाया करती होगी। चंदा की जिद करने पर रूबी उसे मंचूरियन का सामान तैयार करने के लिए देती है
और चंदा बड़े ही अच्छी तरह से सारे मंचूरियन बनाकर एक बड़ी सी थाली में रख देती है। जब सारे मंचूरियन बनकर तैयार हो जाते हैं तो वो रूबी से बोलती है, रूबी बहन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलूंगी और तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। चंदा बहन, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये मंचूरियन बेचकर मैं केवल अपने घर का खर्चा निकाल सकती हूँ। मैं तुम्हें मेरी मेहनत के पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे अरे अरे, ये क्या कह रही हो रूबी बहन? मैं तुमसे पैसे वैसे नहीं मांगे, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, इसलिए मैं कह रही थी। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो। ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। शाम होने पर चंदा और रूबी दोनों ही बाजार में दुकान खोलती है और साथ ही साथ मंचूरियन बनाना भी शुरू कर देती है। चंदा रूबी को कोई काम करने ही नहीं दे रही थी, उसे दुकान का कैशियर बनाकर खुद मंचूरियन तैयार करने लगी। रूबी बहन, आज मैं अपने हाथों से मंचूरियन बनाऊंगी और आपके ग्राहकों को खिलाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी तरह ही अच्छा मंचूरियन बनाने की कोशिश करूंगी। चंदा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा मंचूरियन बनाओगी। चंदा सबसे पहले रूबी के लिए ही मंचूरियन बनाती है और उसे एक प्लेट में परोस कर देती है, जिसे चखकर रूबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मैं तो सोचकर ही कह रही थी कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे मंचूरियन बनाओगी। चंदा, तुमने तो कमाल कर दिया, आज मेरे ग्राहक भी खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद रूबी की दुकान पर ढेर सारे ग्राहक अपना अपना मंचूरियन का ऑर्डर देने लगते हैं। इधर रूबी हिसाब बाड़ी करने में व्यस्त थी और उधर चंदा ने मंचूरियन बनाकर उन्हें सर्व करना भी शुरू कर दिया। कुछ ग्राहकों ने मंचूरियन खाकर रूबी और चंदा से कहा, आज तो मंचूरियन में थोड़ा अलग ही स्वाद आ रहा है। क्या हुआ रूबी बहन, आपने दुकान में नई मंचूरियन वाली को रख लिया है क्या? वैसे मंचूरियन तो काफी स्वादिष्ट हैं। नहीं भाई साहब, ये तो मेरी बहन जैसी है। आज ये मेरे साथ बाजार जाने के लिए जिद कर रही थी, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अब मुझे ऐसे बिठाकर खुद मंचूरियन सर्व कर रही है और लोग इसके बने हुए हाथ का मंचूरियन पसंद भी कर रहे हैं। अरे रूबी बहन, तुमने ही मुझे मंचूरियन बनाना सिखाया है। आज दुकान पर लोगों की भीड़ ज्यादा थी और रूबी को चंदा की वजह से ज्यादा कमाई हुई। रूबी ये सब देखकर काफी खुश थी। शाम होने पर वो दोनों दुकान बढ़ाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह चंदा जमींदार के पास गई और अपने गहने और खेत को बेचकर पैसे घर ले आई। थोड़ी देर बाद चंदा उन पैसों को पुलिस थाने ले गई और पुलिस वालों को जमानत की राशि देकर अपने पति को छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन वो बेईमान पुलिस वाले ने सारे पैसे अपने पास रखकर सुरेश को रिहा नहीं किया और बोला, इतने में क्या होगा मैडम जी, यह तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तुम थोड़ा मोटा पैसा लेकर आओ, तब बात बनेगी। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। तुम कुछ भी करके इससे 2 गुना पैसे लेकर आओ और ले जाओ अपने पति को। लेकिन भाई साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने अपने गहने और खेत को बेचकर ये पैसे इकट्ठा किए हैं। देखो बहन जी, हम हमेशा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारे हाथ कानून की जंजीरों में बंधे हुए हैं। चंदा पुलिस वाले की बात सुनकर निराश होकर वहां से चली गई। अब चंदा के पास केवल एक ही रास्ता था कि वो अपने घर को बेचकर अपने पति को जेल से छुड़वाए। वो जमींदार के पास अपने घर को गिरवी रखकर जमींदार से पैसे लेकर पहुंची। उसने पुलिस को सारे पैसे दे दिए, जिस पर पुलिस ने सुरेश को जेल से रिहा कर दिया। वो सुरेश से मिलकर बहुत खुश हुई। सुरेश जी, मैंने आपको छुड़वाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली और आप जेल से बाहर आ ही गए। लेकिन चंदा, ये पुलिस वाला बहुत बेईमान और मक्कार है। ये मुझे यूं नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है तुमने मुझे छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी। चंदा ने सुरेश से कुछ नहीं छुपाया और वो सुरेश को उसके सारे जेवर, खेत और घर को बेचने की बात बता देती है, जिस पर सुरेश बहुत दुखी हो जाता है। चंदा, तुमने ये क्या किया? अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? सुरेश जी, मैंने जमींदार से कुछ महीनों की मोहलत ली है, तब तक हम उसी घर में रहेंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और जमींदार चंदा और सुरेश को घर से निकाल देता है, क्योंकि वो दोनों मिलकर उसे घर की रकम को नहीं दे पाए। अब वो रोड पर आ चुके थे। जमींदार उनके घर का सारा सामान खाली करवाकर दरवाजे पर ताला लगा देता है। चंदा और सुरेश द्वार पर ही बैठे थे, तभी वहां रूबी आती है।
चंदा बहन, तुम हमारे साथ यहाँ कुछ दिन रह लो। मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन जब तक आप लोगों के सर पर छत नहीं है तब तक आप मेरे घर में रह सकते हैं। रूबी और सुरेश की मदद करने वाला कोई नहीं था। चंदा का ये प्रस्ताव सुनकर उन दोनों ने उसके घर में रहने का फैसला किया। अब वो दोनों रूबी के घर में एक साथ रहते हैं और रूबी की तरह ही दूसरे गांव की बाजार में जाकर मंचूरियन बेचने का काम शुरू करते हैं। थोड़े दिनों बाद ही उनके मंचूरियन का काम बहुत जोर शोर से चलने लगता है। दूसरे गांव के लोग रूबी के हाथ के बने मंचूरियन बहुत पसंद किया करते थे। धीरे धीरे सुरेश और चंदा की मेहनत की बदौलत वो दोनों पर्याप्त पैसे कमा लेते हैं। पूरे 1 साल बाद सुरेश के पास काफी पैसा जमा हो जाता है। घर को दोबारा से खरीदकर वो दोनों पति पत्नी अपने घर में रहने लगते हैं। लेकिन वो दोनों मंचूरियन बनाने का काम नहीं छोड़ते। वो हमेशा की तरह दूसरे गांव जाकर मंचूरियन बेचा करते थे। इस तरह उनका जीवन बहुत ही खुशहाल हो जाता है। सृष्टि और सिमरन दोनों जुड़वा बहनें थीं और एक छोटे से गांव में रहती थीं। उसके पिता मनमोहन मेहनत मजदूरी किया करते थे और उनकी सौतेली माँ कमला थी, जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा गौरव और बेटी गौरवी। गरीबी में उनकी जिंदगी वैसे ही बहुत कठिनाइयों भरी थी। ऊपर से सौतेली माँ के जुल्मों ने उन दोनों बहनों को बड़ा ही दुखी किया हुआ था। उधर मनमोहन लंबी बीमारी के चलते गुजर गया। कुछ दिनों बाद, जब तक तुम दोनों बहनों को काम बता न दो तब तक तुम लोगों को काम दिखाई नहीं देता। क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं? कुएं से पानी लेकर आओ, बर्तनों को भरो। बस माँ, हम दोनों जाने ही वाली थीं। तुम दोनों कहीं जाने वाली नहीं हो। तुम दोनों तो मेरी छाती पर मूंग दलोगी। काश तुम्हारा बाप अपने जीते जी तुम दोनों की शादी कर देता। मेरे सर पर 2 लड़कियों का भार छोड़कर चले गए। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, अपने दहेज के लिए पहले ही पैसे जोड़ो, उसके बाद ही मैं तुम लोगों की शादी करूंगी। अपनी सौतेली माँ के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बहनें हैरान खड़ी हुई उन्हें देख रही थीं। हाँ, ऐसे घूर घूर कर देख रही हो जैसे आंखों से ही मार डालोगी। यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जल्दी से पानी भर कर लाओ। दोनों बहनें जल्दी जल्दी बर्तन उठाकर पानी भरने के लिए चली जाती हैं। उधर कमला अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर उन्हें लाड दुलार करने लगती है। माँ, क्यों बेचारियों के पीछे पड़ी रहती हो? मैं अब कमाने लायक हो गया हूँ। मैं नौकरी ढूंढूंगा और तुम सबका ख्याल रखूंगा। क्यों रे, तू क्यों ख्याल रखेगा उन दोनों का? तेरे पास अपनी बहन नहीं है क्या? गौरव, जल्दी से कोई अच्छी नौकरी ढूंढो और अपनी बहन के लिए बहुत सारे पैसे जमा करके रख, ताकि मैं उसकी शादी धूमधाम से कर सकूं। गौरव से 2 साल बड़ी है। दोनों खुद कमाए और अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ कर दे, तब देखूंगी मैं उनकी शादी करनी है या नहीं करनी है, वरना तो सारी जिंदगी यहीं बैठी रहे। माँ, कैसी बातें कर रही हो? 10वीं तक पढ़ाया है तुमने उन दोनों को, नौकरी कहाँ मिलेगी? मैं कुछ नहीं जानती। मेरी एक सहेली शहर में रहती है, मैंने उससे बात कर ली है। इन दोनों को वहां भेज रही हूँ, वहां पर झाड़ू पोछा करें, लेकिन अपनी शादी का पैसा तो इन्हें खुद ही जोड़ना होगा। दोनों बहनें पानी भरकर तब तक आ गई थीं। दरवाजे पर खड़ी होकर वो अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर डर गईं। सृष्टि, क्या माँ सचमुच हमें शहर भेज देगी? तुम्हारा तो सवाल ही बेकार है। तुम्हें पता है ना, माँ जो सोच लेती है वो करती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे तो माँ मुझे दिन रात पीटे। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कमला बाहर की तरफ आ रही है, तो वो जल्दी जल्दी पानी लेकर अंदर आ जाती है और सारे घर का काम खत्म कर वो सबके लिए दोपहर का खाना बनाती है। सुनो तुम दोनों, मेरी एक सहेली शहर में रहती है। कल सुबह तुम लोगों को उसके पास जाना है। वो तुम्हें वहां पर कोई काम दिला देगी। और कान खोल के सुन लो, मैंने उसे बोल दिया है, तुम लोग जितना भी पैसे कमाओगी उसमें से आधा पैसा तुम यहाँ गांव में भेजोगी, ताकि मैं तुम्हारी शादी के लिए पैसे जोड़ सकूं। नहीं माँ, नहीं, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। क्या कहा तुमने? तुम मेरी बात को काट रही हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी अगर नहीं गई तो। मरने वाला चला गया, यहाँ पर पैसों का कोई पेड़ थोड़ी लगा कर गया है। मेरा बेटा हम लोगों का गुजारा करेगा या तुम दोनों का? दोनों बहनें चुपचाप खाना खाने लगती हैं। अगले दिन सुबह कमला खुद उन्हें बस में बिठाकर आ जाती है। पूरे रास्ते सिमरन और सृष्टि रोते रोते शहर पहुंच जाती हैं और माँ के दिए हुए एड्रेस पर उसकी सहेली के घर पर। अच्छा, तो तुम हो सिमरन और सृष्टि?
थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को मैं तुम्हें एक घर में लेकर जाऊंगी। वहां पर झाड़ू पोछा और खाना बनाने वाली की जरूरत है। और हाँ, ये तुम्हारा गांव नहीं है, इसलिए तमीज से बात करनी है। और जो भी वो तनख्वाह देगी उसके लिए हाँ कह देना। मौसी, हम क्या आपके पास रहेंगे? हाँ, और वो भी बस 1 महीने के लिए। जैसे ही तुम्हारी पहली तनख्वाह मिलेगी तुम अपने लिए कहीं पर घर का इंतजाम कर लेना। और मुझसे ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। शहर में सब अपने काम खुद करते हैं और तुम्हें भी अपने काम खुद करने होंगे। अगले दिन माँ की सहेली सिमरन और सृष्टि को एक बहुत बड़े घर में लेकर जाती है। वहां पर उनकी नौकरी लगवा देती है। दोनों बहनें वहां पर काम करने लगती हैं। मुझे काम बहुत बढ़िया चाहिए, हर जगह सफाई होनी चाहिए और खाना बढ़िया चाहिए। खाने में कभी कोई पत्थर या बाल आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। और घर में अगर मुझे कहीं पर भी धूल नजर आई तो तुम्हारी तनख्वाह से मैं पैसे काट लूंगी। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। सिमरन और सृष्टि दोनों उसकी बातें सुनकर परेशान हो जाती हैं। ये तो हमारी सौतेली माँ से भी खराब है। ना बाबा ना, मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगी। गलती से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी जान की खैर नहीं। हमारे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। दोनों बहनें बड़ी ही सावधानी से काम कर रही थीं। वो डरते डरते सारी चीजों को साफ करने लगी। फिर उन दोनों बहनों ने मिलकर खाना बनाया। मालकिन को उनका काम पसंद आया, लेकिन रोजाना सृष्टि और सिमरन को ऐसा लगता था जैसे वो तलवार की नोक के नीचे काम कर रही हैं। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। माँ की सहेली उन्हें घर के पास एक छोटा कमरा दिला देती है और उनसे कुछ पैसे लेकर उनकी माँ के पास गांव में भेज देती है। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं। एक दिन मालकिन घर की सफाई करवा रही थी। सृष्टि को वो पंखा साफ करने के लिए बोलती है। तुम एक काम करो, ये स्टूल पकड़ लो, मैं पंखा साफ कर देती हूँ। सृष्टि स्टूल पकड़कर खड़ी थी और सिमरन उस पर चढ़कर पंखा साफ कर रही थी कि तभी घर का पालतू कुत्ता आता है और सृष्टि का पैर पकड़ लेता है। वो डर के मारे स्टूल को छोड़ देती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ऊपर से सिमरन का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से नीचे वहां पर रखी हुई टेबल के ऊपर गिर जाती है। टेबल पर रखा हुआ कीमती फ्लावर पॉट टूट जाता है। सिमरन को भी बहुत चोट आती है, किंतु आवाज सुनकर जब उनकी मालकिन वहां आती है तो दोनों बहनों की खूब पिटाई लगती है। मेरा इतना नुकसान कर दिया तुम दोनों ने, इस बारी तुम्हारी तनख्वाह से इसके पैसे काट लूंगी। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। उधर सृष्टि सिमरन के माथे और हाथ पर लगी हुई चोट को साफ करने लगती है। मुझे माफ करना, कुत्ता आ गया था इसलिए मैं डर गई। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी सारी चोटें। दर्द में ही सिमरन सारे घर का काम करती है। रात को जब वो अपने कमरे पर वापस आती है, सृष्टि, मैंने सोच लिया है कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी, हम लोग कहीं और काम ढूंढ लेंगे। तुम्हें पता है मैं भी कई दिनों से तुमसे यही बात कहना चाहती थी। वो बहुत ही खतरनाक औरत है। तुम्हें इतनी चोट लगी, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उसका कीमती सामान टूट गया, उसके लिए हमें इतना सुना दिया। बहुत दर्द हो रहा है, रुको मैं तुम्हें दर्द की दवाई देती हूँ। दोनों जुड़वा बहनें गले लगकर जोर जोर से रोने लगती हैं। अगले दिन वो काम पर नहीं आई। उधर उस मालकिन ने उसकी माँ की सहेली को फोन किया। सिमरन और सृष्टि तुम्हारे पास आई है क्या? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम दोनों का? क्यों काम छोड़ रही हो? देख लो फिर कहीं काम नहीं मिलेगा। इतने महीने हो गए शहर में रहते रहते, काम तो मिल ही जाएगा। हाँ हाँ देखती हूँ मैं तुम लोगों को कहाँ पर काम मिलता है। आज ही फोन करके तुम्हारी माँ को बताती हूँ। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। सिमरन और सृष्टि काम की तलाश में निकल जाती है। वो एक जगह रखे हुए घड़े से पानी पी रही थी कि तभी उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो कीमती लिबास में थी। अचानक से चक्कर खाकर वो गिर जाती है। दोनों बहनें भागकर उसके पास जाती हैं। एक बहन पानी से उसके मुंह पर छींटे मारती है, लेकिन उस औरत को होश नहीं आता। ये देखकर दोनों बहनें रिक्शा करके उस औरत को किसी तरह अपने घर ले आती हैं। लगता है कोई बहुत अमीर औरत है। देख रही हो कितने सारे सोने के गहने पहने हुए हैं। मैं काम करती हूँ, डॉक्टर को बुला लाती हूँ, पता नहीं ये होश में क्यों नहीं आ रही। सिमरन भागकर पास ही के एक डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर कहता है, इनको आराम की जरूरत है, इनका बीपी और शुगर बढ़ गया है, इसीलिए ये बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर के चले जाने के बाद मैं एक काम करती हूँ, इनके लिए खाने के लिए कुछ बना लेती हूँ। पता नहीं हम गरीबों के यहाँ का खाना खाएंगे या नहीं, अब हम कर भी क्या सकते हैं। उधर वो औरत होश में आ चुकी थी, किंतु आंखें बंद किए दोनों बहनों की बात सुन रही थी। सुनो सृष्टि, मुझे लगता है ये बहुत अमीर है, पता नहीं हमारे यहाँ का खाना खाएं या नहीं। तुम एक काम करो, कुछ अच्छा सा बना लो, तब तक मैं इनके लिए कुछ फल लेकर आती हूँ।
अगर खाना नहीं खाएंगी तो फल तो जरूर खा लेंगी। सृष्टि खाना बनाने लगती है और सिमरन फल खरीद कर ले आती है। वो औरत अब भी आंखें बंद करके दोनों बहनों की बात सुन रही थी। लगता है इस घर में दोनों बहनों के सिवा कोई नहीं है। कितनी प्यारी लड़कियां हैं, मुझे जानती भी नहीं है, फिर भी मेरा कितना ख्याल रख रही हैं। और जहां आज मैं अपने बेटों का रिश्ता देखने के लिए गई थी, उन लोगों ने तो मुझे निराश ही कर दिया। क्या फायदा इतनी अमीर घर की लड़कियों को देखने का। मुझे लगता है मेरे साहिल और सुमित के लिए ये दोनों लड़कियां ही सबसे अच्छी पत्नी साबित होंगी। अब आंखें खोल लेती हूँ, बेचारी परेशान हो रही हैं। तभी वो आंखें खोलती है और बैठ जाती है। दोनों बहनें ये देखकर खुश हो जाती हैं और उसके लिए पानी लेकर आती हैं। तुम दोनों कौन हो? मेरा नाम सिमरन है और ये मेरी जुड़वा बहन सृष्टि। और तुम्हारे माता पिता? हमारे पिता का देहांत हो गया है। हमारी सौतेली माँ है और उनके 2 बच्चे भी हैं। फिर दोनों बहनें उस औरत को अपनी सारी कहानी बता देती हैं, जिसे सुनकर उस औरत को बहुत दुख होता है। फिर वो अपने बेटों को फोन करके बुलाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वहां पर आते हैं। तब तक वो औरत उन दोनों का परिचय सृष्टि और सिमरन से करती है। तुम दोनों बहुत ही प्यारी और दयालु हो और तुम्हारे बारे में जानने के बाद मेरी दिल इच्छा है कि तुम दोनों को मैं अपनी बहू बना लूं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों बहनें ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और हमारी सौतेली माँ शादी के लिए नहीं मानेंगी। तुम दोनों इस बात की चिंता मत करो, बस मैंने सोच लिया है, तुम दोनों मेरे साथ चलोगी और मैं अपने बेटों की शादी तुमसे कराऊंगी। उसके बाद तुम्हारी माँ को भी बता दूंगी। सिमरन और सृष्टि को वो बहुत देर तक समझाती है और उसके बाद दोनों बहनें उसके साथ चली जाती हैं। वो धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी जुड़वा बहनों से कर देती है और उसके बाद उनके साथ उनके गांव जाती है। सौतेली माँ ये देखकर हैरान हो जाती है। देखो बहन, अब ये दोनों मेरे घर की बहू हैं। तुमने उनके साथ जो कुछ भी किया, लेकिन उनकी किस्मत में यही लिखा था। हाँ, मुझे लगता है इनकी किस्मत में तुम्हारे ही घर जाना लिखा था। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। दोनों बहनें अपनी माँ के गले लगती हैं और फिर अपनी सास और पतियों के साथ अपने घर चली जाती हैं। इस तरह आगे का जीवन उनका सुखमय हो जाता है। बद्रीनाथ अपने घर के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठा हुआ ढोल बजा रहा था और उसकी दोनों बेटियां गीता और मीरा भी उसे देखकर उसी तरह ही ढोल बजा रही थीं। दोनों बहनों का ढोल बजाना देखकर एक पड़ोसी वहां से गुजरते वक्त बद्रीनाथ से कहते हैं, ओ बद्री, तभी कहते हैं कि घर में औरत का होना कितना जरूरी है। अगर वो होती तो अपनी दोनों बेटियों को चूल्हा चौका सिखाती, सिलाई कढ़ाई सिखाती, संस्कार सिखाती, और एक तू है यहाँ पर अपनी बेटियों को ढोल बजाना सिखा रहा है। भाई लखन, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर इनकी माँ होती तो सचमुच में वो ये सब सिखाती, लेकिन मुझे तो ढोल बजाना आता है, मैं वही सीख रहा हूँ, और इसमें बुराई भी क्या है? अरे शर्म कर, लड़कियों को कोई ढोल बजाना सिखाता है क्या? ये काम लड़कों का होता है। क्यों अपनी जग हसाई कर रहा है सारी बस्ती में? कहकर वो वहां से चला जाता है। तब गीता अपने बाबा से पूछती है, बाबा, क्या सचमुच में ढोल बजाना इतना बुरा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? नहीं रे गीता बिटिया, काम पर क्या नाम लिखा होता है कि इसे लड़के ने करना है, इसे लड़की ने करना है? काम तो काम होता है, और ये सब हम जैसे इंसानों ने ही बनाकर रखा हुआ है। तुम पड़ोसियों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें अच्छा लगता है ढोल बजाना, तो तुम इसे जरूर सीखो। ये कला है। हाँ बाबा, कला ही तो है। हर कोई ढोल थोड़ी बजा सकता है, और मेरे बाबा जैसा ढोल तो कोई भी नहीं बजा सकता। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को ढोल बजाना सिखाने लगता है। गीता और मीरा दोनों ही ढोल बजाने में निपुण हो चुकी थीं। कई बार तो ऐसा होता, जब बद्रीनाथ उन दोनों को ढोल बजाना सिखा रहा होता, वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है उन्हें देखने के लिए। इसी तरह समय गुजर रहा होता है। गीता और मीरा भी बड़ी हो चुकी थीं कि एक दिन बद्रीनाथ बैठे बैठे हाँफने लगा। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। गीता और मीरा को समझ में ही नहीं आया। वो आस पड़ोस से लोगों को बुला कर लाईं और सबने बताया कि बद्रीनाथ अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों बहनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बद्रीनाथ को गए 1 महीना हो गया था। दोनों बहनों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। तभी वो वहां जाती हैं जहां पर बद्रीनाथ ढोल बजाने का काम करता था।
हमने अपने बाबा से सीखा है। हम दोनों बिल्कुल उन जैसा ही ढोल बजाती है। आप एक बार देख लीजिए। देखो, सुबह सुबह का टाइम है, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। लड़कियां ढोल बजाती हुई अच्छी नहीं लगती, और मेरे यहाँ तो सारे बैंड बाजे वाले आदमी हैं, और तुम उनके बीच में नहीं 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 बच्चों, तुम लोग यहाँ से जाओ। दोनों बहनें उदास सी वहां से चली जाती हैं। गांव में वो कई लोगों से इस बारे में बात करती हैं, जो बद्रीनाथ के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई भी उन्हें ढोल बजाने के लिए हाँ नहीं कहता। देखो बच्चों, मुझे तुम दोनों के लिए बहुत हमदर्दी है, लेकिन ये ढोल बजाना लड़कियों का काम नहीं है। कुछ शोभा वाला काम करो। हाँ, अगर तुम्हें कहीं पर किसी घर में काम चाहिए, झाड़ू पोछा वगैरह करने का, तो बोलो। बाबा कहते थे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब हमारे हाथों में हुनर है तो हम झाड़ू पोछा क्यों करें। फिर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ये काम अगर तुमने करना है तो खुद देखो। गीता और मीरा जहाँ भी काम की तलाश में जाती, वहाँ पर सीधा उनके मुंह पर जवाब दे दिया जाता। एक दिन दोनों बहनें गले में ढोल लटकाए हुए एक मंदिर के बाहर से गुजर रही थीं, जहाँ पर कोई पूजा अर्चना चल रही थी, और एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था, 1000 रुपए एडवांस दिए थे तुमने उस ढोल वाले को, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। इस तरह काम करते हो तुम? भैया जी, मैं क्या करूं? उन्होंने तो बोला था वो समय पर पहुंच जाएंगे। मुझे तो लगता है पैसे लेकर भाग गए। अब हम क्या करेंगे? उन दोनों की बातें सुनकर गीता और मीरा भागकर उनके पास जाती हैं। हमने आप दोनों की बातें सुन ली है। हम दोनों बहनें ढोल बजाने का काम करती हैं। आप कहो तो हम ढोल बजा देंगे। गले में ढोल डालने से ये नहीं हो जाता कि ढोल बजाना आता है। ये काम आदमियों का है। तुम लोगों से तो ढोल का रिदम भी नहीं संभाला जाएगा। ये सुनकर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। फिर अपने ढोल को दोनों हाथों से नमस्ते करते हुए वो उसे बजाना शुरू कर देती हैं। 10 मिनट तक इतने अच्छे ढोल को बजता हुआ देखकर वो आदमी उन दोनों को मंदिर के अंदर ले जाता है और ढोल बजाने के लिए कहता है। दोनों बहनें इतना अच्छा ढोल बजाती हैं कि सब लोग खड़े होकर नाचना शुरू कर देते हैं, और जब वहां पर ढोल बजाने का काम खत्म हो जाता है। वाह भाई वाह, क्या गजब का ढोल बजाया है तुमने तो। इस समारोह में 4 चांद लगा दिए। अब तो मेरे यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा मैं तुम दोनों को ही बुलवाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो? और अपना फोन नंबर दो। मेरा नाम मीरा है और ये मेरी बहन गीता। हमारे पास फोन नहीं है, इसीलिए नंबर भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ मंगल बाजार के पीछे जो बस्ती है वहाँ रहती हैं। किसी से भी पूछो तो वो लोग बता देंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा ढोल बजाया। ये लो अपना शगुन। गीता और मीरा दोनों लिफाफा खोलकर देखती हैं तो उसमें 5000 रुपए थे। साथ ही में जिनके यहाँ समारोह था उन्होंने एक बड़ा सा मिठाई का डब्बा भी उन्हें दिया। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। जब वो वहां से बाहर निकल कर आईं तो एक आदमी उन्हें आवाज देकर रोकता है। मेरा नाम शंभू है। मैंने तुम दोनों को ढोल बजाते हुए देखा। वाकई में तुम तो बहुत ही अच्छा ढोल बजाती हो। तुमने ढोल बजाना कहाँ से सीखा? मेरे बाबा एक पार्टी के साथ मिलकर ढोल बजाते थे। हमने उनसे ही ढोल बजाना सीखा है। मेरे लड़कों को यहाँ पर ढोल बजाना था, लेकिन आखिरी समय में उन लोगों ने मना कर दिया। मैं तो यहाँ पर उनके पैसे वापस करने आया था कि तभी तुम दोनों को ढोल बजाते देखा। क्या तुम दोनों मेरे साथ काम करोगी? अच्छे पैसे मिलेंगे और काम भी बहुत मिलेगा। दोनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं और खुशी से गर्दन हिलाकर हाँ कहती हैं। तो ठीक है, ये लो मेरा कार्ड पकड़ो और कल यहाँ पर चली आना। दोनों बहनें खुशी खुशी घर आ जाती हैं। आज उन्हें पैसे भी मिल गए और काम भी। खाना खाते हुए, सचमुच में भगवान के अंदर देर है अंधेर नहीं। महीने तो कई लगे, लेकिन देखो आज हमें आखिरकार काम मिल गया। बाबा सही कहते थे, कला का हुनर एक ऐसा हुनर है जो कभी तुम्हें मात नहीं दे सकता। दोनों बहनें खाना खाने के बाद वो लिफाफा खोलकर फिर से उन पैसों को देखती हैं और खुश होकर उन्हें रख देती हैं। अगले दिन सुबह तैयार होकर उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंचती हैं। आओ गीता और मीरा, यही नाम है ना तुम्हारा? आज से तुम यहाँ पर काम करोगी, और आज पहला ही काम ये है तुम्हारे पास कि यहाँ पर एक लड़के की घोड़ चढ़ाई है और तुम्हें वहां पर ढोल बजाना है। ये क्या मालिक, हम लोगों के बीच में लड़कियां ढोल बजाते हुए अच्छी लगेंगी? एक बार जब तुम इन दोनों को ढोल बजाते हुए देख लोगे तो ये सवाल तुम फिर मुझसे कभी नहीं करोगे। जाओ, देर हो रही है। गीता और मीरा उन बैंड बाजे वालों के साथ में उस घर पर पहुंच जाती हैं जहां पर बारात निकल रही थी। दोनों बहनें ढोल बजाना शुरू करती हैं और देखते ही देखते वहां पर एक अच्छा समा बन जाता है। लोग पागलों की तरह उन दोनों के ढोल बजाने पर नाच रहे थे।
जब ढोल बजना बंद हुआ तो वहां की एक औरत ने उन दोनों को खुशी से शगुन दिया और जो पैसे सब लोगों ने दिए वो अलग। गीता और मीरा ले जाकर वो सारे पैसे शंभू को दे देती हैं। बेटा ये लिफाफे तुम्हारे हैं, ये शगुन वहां से जो भी मिलेगा वो तुम्हारा होगा। बाकी जो बुकिंग पर मुझे पैसे मिलते हैं उसमें से भी तुम्हें कुछ हिस्सा मिलेगा। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और फिर जब वो शाम को घर आती हैं तो थक कर सो जाती हैं। अब दोनों बहनें सुबह सुबह शंभू के यहाँ पहुंच जाती हैं और आए दिन वहां पर कोई न कोई काम उन्हें मिलता, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था। इस तरह देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और अगले साल एक दुर्गा पूजा के पंडाल में जब दोनों बहनें ढोल बजाती हैं तो सभी लोग झूम झूम कर नाचने लगते हैं। फिर वो शंभू के पास आती है। मजा आ गया, आज का काम तो तुम्हारा इतना अच्छा था कि अब से दुर्गा पूजा के उस पंडाल में हमें ही काम मिलेगा, और ये लो, ये मेरी तरफ से खुशी में। शंभू उन दोनों को काफी सारे पैसे देता है। दोनों बहनें अब अपनी पूरी बस्ती में फेमस हो चुकी थीं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को भी उनके पास ढोल बजाने सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते दोनों बहनों ने अपनी एक छोटी सी एकेडमी खोल ली जिसमें वो सब लोगों को ढोल बजाना सिखाती थीं। फिर उन्होंने अखबारों में इश्तहार देना शुरू किया और अपना ही खुद का काम शुरू किया और देखते ही देखते उन्हें बहुत काम मिलने लगे। अब तो तुम दोनों लोगों का काम इतना अच्छा चल पड़ा है, मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोनों को कभी मेरे पास काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे जाने का मुझे बहुत अफसोस होगा। ये आप क्या कह रहे हो शंभू दादा? हमें आपने काम दिया और आप क्या सोच रहे हो हम आपके साथ काम नहीं करेंगी? हम कितने भी बड़े हो जाएं, बस आप एक आवाज देना, हम तुरंत दोनों बहनें चली आएंगी। ये कहकर तो तुम लोगों ने मेरा मान ही बढ़ा दिया। तुम दोनों बहुत तरक्की करोगी, देख लेना, एक दिन तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। अब दोनों बहनों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी। दिन में एक समय वो सब बच्चों को ढोल बजाना सिखाती, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे, और बाकी समय में वो अपना काम करती हैं। जब भी शंभू दादा के यहाँ से बुलावा आता दोनों बहनें तुरंत वहां पहुंच जाती, और अगर कभी बिजी होने की वजह से ना जा पाती तो अपने ही किसी होनहार विद्यार्थी को वहां भेज देती। इस तरह दोनों बहनें मेहनत और लगन से काम कर रही थीं कि तभी एक दिन एक आदमी उनके पास आता है और उनकी वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर देता है। देखते ही देखते सब जगह पर दोनों बहनों का नाम होने लगता है। लोग उन्हें ढोल बजाते हुए देखते और सुनते तो हैरान हो जाते। फिर वो लड़कियां होकर भी इतनी भारी भारी ढोल गले में डालकर जोश के साथ ढोल बजाती थीं। और दुर्गा पूजा के समय पर तो वो ऐसा ढोल बजाना सुनकर सारा पंडाल झूमने लगता है। आज बाबा जिंदा होते तो कितना खुश होते, हमने आखिर उनका सपना पूरा कर दिया। सही कहा तुमने गीता, ये वही बस्ती वाले हैं जो पहले बाबा जब हमें ढोल सिखाते थे तो कितनी बातें बनाते थे, और आज देखो ना, उनके बच्चे भी हमारे पास ढोल सीखने आते हैं। हमने सचमुच में अपने बाबा का नाम खूब रोशन किया है। और इस तरह धीरे धीरे गीता और मीरा अपने ढोल व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। अंजलि और संध्या दोनों आज पहली बार बाजार में पापड़ बेचने के लिए आई थीं। उनके पास तरह तरह के पापड़ थे, दाल के पापड़, चावल के पापड़, आलू के पापड़, सूजी और साबूदाने के पापड़। वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रही थीं। तभी कुछ औरतें उनके पास आकर खड़ी हो जाती हैं और पापड़ के पैकेट देखने लगती हैं। आज से तो पहले तुम्हें कभी इस बाजार में नहीं देखा। तुम्हारे पास तो बड़ी तरह के पापड़ हैं, क्या भाव दे रही हो? आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, सबका रेट 50 रुपए है। ये सुनते ही औरतों में थोड़ी सी खलबली मच गई, क्योंकि इतने सस्ते पापड़ उन्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलने वाले थे। वहां पर तुरंत ही औरतों की भीड़ लग गई और देखते ही देखते अंजलि और संध्या पैसे ले लेकर सबको पापड़ देने लगी, और बाजार खत्म होते होते उनकी टोकरी में कुछ ही पापड़ के पैकेट बचे थे। कसम से जो डर घर से निकलते वक्त लग रहा था, अब वो डर खत्म हो गया है। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और ये सारे पापड़ बिक गए। हाँ संध्या, समय तो लगा, लेकिन आज हमारा ये काम चालू हो गया है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जाते समय पापड़ बनाने का सामान ले जाते हैं और कमलेश चाची को कुछ पैसे भी दे देते हैं। अगर वो न होती तो शायद आज हम लोग ये पापड़ भी न बेच रहे होते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम 2-3 बारी में
थोड़े थोड़े पैसे कर कर चाची को पैसे लौटा देंगे। दोनों बहनें अपनी टोकरी उठाकर घर की तरफ सामान खरीदते हुए आ गईं। लेकिन कुछ दिनों पहले तक स्थिति दोनों बहनों की ऐसी नहीं थी। शहर में हुए दंगों में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। किसी तरह उन लोगों ने अपनी जान बचाई थी और सब कुछ शांत होने के बाद उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक उन लोगों को भूखा रहना पड़ा। यहाँ तक कि मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए भी बोल दिया था। तब संध्या और अंजलि ने अपनी माँ की इकलौती अंगूठी को बेचकर घर का किराया दिया। लेकिन उसके बाद वो सोचने लगी कि उन्हें कोई काम करना चाहिए जिससे उनके पास 2 पैसे की आमदनी हो। और तभी एक दिन कमलेश चाची अचानक उनके सामने आ गईं। दिनों से तुम्हारी खैर खबर नहीं ली थी, सोचा आज तुम्हारा पता लेने के लिए आ जाऊं, इसी बहाने एक कप चाय भी पी लूंगी। चाची के ऐसा बोलते ही दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगीं। अरे मेरे बच्चों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया है। क्या कुछ हो गया है क्या? चाची, हम आपको चाय भी नहीं पिला सकती। हमने तो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। पानी पी पी कर ही गुजारा कर रहे हैं। हे भगवान, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? अरे पड़ोस में रहती हो, मेरे पास चली आती। तेरी माँ से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी और तुम लोगों ने मुझे पराया समझ लिया। चलो अभी के अभी दोनों उठो और मेरे साथ चलो, पहले खाना खाओ। चाची दोनों बहनों को अपने घर ले जाती हैं और उन्हें खाना बनाकर खिलाती हैं। अरे मेरी बच्चियों, इस तरह भूखा रहने की क्या जरूरत थी? मुझे तो सोचकर दुख हो रहा है, कैसे भूखे निकाले तुमने इतने दिन। मन में तो आया था कि एक बार ही आपके पास आ जाएं, लेकिन फिर बड़ी शर्म आई। अरे अपनी माँ जैसी ही समझो, शर्म वरम करने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हो, खुद कमा कर खा सकती हो। पर हमें तो ऐसा कोई काम ही नहीं आता। न सिलाई कढ़ाई आती है और न ही कोई और काम आता है। हम क्या करेंगी? जहाँ चाह वहाँ रहा। जब तक मैं बैठी हूँ ना, तुम लोगों को भूखे मरने की जरूरत नहीं है। ऐसे पापड़ बनाना सिखाऊंगी कि आज तक किसी ने खाए नहीं होंगे। पर चाची, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम्हारे पास चाची तो है ना, रुको मैं कुछ करती हूँ। चाची अंदर कमरे में जाती हैं, अलमारी खोलकर वहां से एक डब्बा निकालती हैं और उसमें अपने जमा किए हुए पैसे निकालकर वो बाहर आती हैं। ये पैसे पकड़ो और जो मैं लिख कर दूं वो सारा सामान ले आना। कल मैं तुम लोगों को पापड़ बनाना सिखाती हूँ और फिर तुम उन पापड़ को बनाना सीखने के बाद उन्हें बाजार में बेचने जाना। और मैं सच कहती हूँ, जो एक बारी तुम्हारे पापड़ खरीद लेगा वो दोबारा तुमसे ही पापड़ खरीदेगा। मेरा बड़ा मन था कि मैं पापड़ बनाकर बेचा करूं, मगर मेरे ससुराल वालों को ये काम अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद तुम्हारे चाचा ने भी साफ साफ मना कर दिया। अब तुम दोनों को ये काम करते हुए देखकर मुझे तो बहुत तसल्ली हो जाएगी कि मैं ही पापड़ बेच रही हूँ और सारी दुनिया मेरे पापड़ की दीवानी हो रही है। ये सुनकर दोनों बहनें मुस्कुराने लगती हैं। वो तुरंत बाजार जाती हैं और चाची का लिखा हुआ सारा सामान लेकर आ जाती हैं। चाची उनको उनके घर में ही पापड़ बनाने की कला सिखाती हैं। अलग अलग तरह के पापड़ दोनों बहनें बनाकर छत पर सुखा देती हैं और जब ये सूख जाएं, इन्हें आराम से उठाकर रख लेना और इन्हें लिफाफों में पैक कर देना। और अब ये मत कहना कि लिफाफे कहाँ से लाएं। देखो बच्चों, कुछ चीजें घर में ही करनी पड़ेंगी। हाँ, लिफाफे तो हम खुद ही बना लेंगी। चाची की मदद से दोनों बहनों ने बहुत सारे पापड़ तैयार कर लिए और उन्हें बाजार में बेचने के लिए आईं। और उन औरतों ने 50 रुपए पापड़ सुनकर पापड़ भी झटपट खरीद लिए।
दोनों बहनें घर आईं और खाना बनाकर खाया और दोनों इतनी खुश थीं कि दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कल सुबह जाते हुए चाची को 200 रुपए देकर जाऊंगी। अब बाजार परसों लगेगा। कल हम लोग ढेर सारे पापड़ बना लेंगे। गर्मी भी है, जल्दी सूख भी जाएगी। हाँ अंजलि, सुबह जल्दी उठकर हम लोग पापड़ बनाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहनें नहा धोकर सबसे पहले पापड़ बनाने का काम शुरू करती हैं और जब थोड़ा सा काम खत्म हो जाता है तो दोनों बहनें चाची के पास आ जाती हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है, पहले काम तो जमा लो। जब पैसे अच्छे कमाने लगोगी तो मेरे को आकर पैसे दे जाना। अरे मैं कहीं कोई भागी थोड़ी न जा रही हूँ। अब ये पैसे अपने पास पकड़ो और पैसे जोड़ने की सोचो और ये भी सोचो कि ज्यादा से ज्यादा पापड़ कैसे बनाएं और उन्हें कहाँ कहाँ बेचने जाएं। चाची, हम सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग पापड़ बनाते हैं और दूसरे दिन वो सारे पापड़ तैयार कर लेते हैं, उन्हें लिफाफों में डालकर पैक कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास 5 दिन बचते हैं। अलग अलग बाजारों में पापड़ बेचने जाया करेंगे। हाँ, तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा है। व्यापार करना है तो ऐसी सोच तो रखनी ही पड़ेगी। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और घर आकर अपने काम में लग जाती हैं। तैयार पापड़ों को बेचने के बाद में वो बहुत सारा सामान लाती हैं और फिर अलग अलग तरह के पापड़ बनाकर अपनी छत पर धूप में सुखा देती हैं। 2 दिन वो केवल पापड़ बनाने में ही लगी रहती हैं और उसके बाद वो अलग अलग बाजारों में जाती हैं और वहां पर पापड़ बेचती हैं। भाई, तुम्हारे हाथ के बने हुए पापड़ मेरी सास को इतने पसंद आए कि कह रही थी आज 4-5 तरह के पापड़ उठा ला। सुनकर बहुत खुशी हुई। बताओ कौन कौन से पापड़ दे दूं? एक काम करो, हर तरह के पापड़ 1-1 पैकेट दे दो मुझे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उनसे पापड़ का रेट पूछता है। कोई भी पापड़ का पैकेट ले लो, 50 रुपए, 50 रुपए। ये आलू के पापड़ और सूजी के पापड़ दे दो, स्वाद तो अच्छा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और अगर अच्छे न लगे तो वापस कर जाना। ठीक है। ये कहकर वो 100 रुपए देता है और पापड़ खरीद लेता है। अंजलि और संध्या का काम अब काफी अच्छा चल पड़ा था। चाची ने उन्हें मदद के लिए 1000 रुपए दिए थे, वो भी उन्होंने चाची को वापस कर दिए। दोनों बहनें इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही थीं कि धीरे धीरे उनके हाथ के बने हुए पापड़ खरीदने के लिए लोग उनका इंतजार करने लगे। वो बाजार में आकर जैसे ही पापड़ लगाती, इतनी ही देर में वहां पर भीड़ इकट्ठी होती और पापड़ लगे हाथों ही बिक जाते हैं। और ये देखकर दोनों बहनों ने सोचा क्यों न वो और अधिक मात्रा में पापड़ बनाएं। इसके लिए उन्होंने चाची से बात की और चाची ने आज पड़ोस की 2 औरतों को अंजलि और संध्या के साथ काम करने के लिए मना लिया। उन औरतों को भी पैसों की जरूरत थी, वो राजी हो जाती हैं। अब वो सारे मिलकर पापड़ तैयार करते हैं। उसके बाद में अंजलि और संध्या उन पापड़ को बेचकर आ जाती हैं और कमाए हुए पैसों में से औरतों का जितना हिस्सा बनता है वो उन्हें पैसे दे देती हैं। और एक दिन चाची के पति को ये बात पता चल जाती है। वो संध्या और अंजलि को घर बुलाते हैं। मैंने कई लोगों से तुम्हारे हाथ के बने हुए पापड़ की बड़ी तारीफ सुनी है। तुम्हारी चाची मुझे हमेशा से कहती आ रही थी, लेकिन मैंने उसे कभी ये काम नहीं करने दिया। लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और अपनी कंपनी बनानी चाहिए, जिसका एक अच्छा सा नाम भी होना चाहिए। और ये पापड़ केवल आसपास के इलाकों में ही नहीं, दूर दराज शहरों में भी जाने चाहिए। हाँ चाचा, सपना तो हम दोनों भी यही देखती हैं और ये पूरा भी हो सकता है अगर चाची सब कुछ संभाल ले, क्योंकि वही हमारी गुरु भी हैं। अब बस भी करो, इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? मैं तो कहती हूँ गांव की जितनी भी जरूरतमंद औरतें हैं उसको अपने साथ मिला लो और पापड़ बनाने का काम विस्तार के साथ शुरू कर दो। तुम्हारे चाचा कह रहे थे कि हम अपनी कंपनी बना लेते हैं और उसे रजिस्टर भी कर लेते हैं। दोनों बहनों ने चाचा और चाची के साथ मिलकर एक कंपनी खोली और बहुत सारी औरतों को वहां पर काम दे दिया। अब वो इतने भिन्न भिन्न प्रकार के पापड़ बनाते थे और उनके पापड़ का स्वाद इतना अच्छा होता था कि लोग उन्हें हाथों हाथ खरीद लेते थे। और फिर उन लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रखा चाची के टेस्टी टेस्टी पापड़।
फिर उन्होंने बड़े बड़े शहरों में जाकर कुछ लोगों से बात की और उन लोगों को अपने पापड़ दिखाए। जब उन लोगों को लगा कि इन पापड़ों को बेचने से मुनाफा हो सकता है, तो उन लोगों ने भी संध्या और अंजलि के साथ हाथ मिला लिया। सच कहा था चाची, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन 3-4 सालों में हम लोग अपनी एक कंपनी बना लेंगे और हमारे पापड़ हर जगह फेमस हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही थी कि जब हमारी कंपनी बन ही गई है और पापड़ भी सबको पसंद आ रहे हैं, तो कुछ औरतों को और अपने साथ मिला लेते हैं। इस तरह उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हमारा काम और तरक्की करेगा। और इस तरह अंजलि और संध्या ने सूझबूझ और मेहनत के साथ बहुत सारी औरतों को रोजगार देते हुए अपने पापड़ बनाने वाले व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले आईं।